प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अंबाजी, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं ये बात बता दूँ, कुंडली अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना आपका पढ़ाई में मन लगाना और जितना आपके शरीर का स्वस्थ रहना, जितना धर्म का पालन करना और जितना अपनी परंपरा और सभ्यता को समझना। ये बिल्कुल भी अलग नहीं है और ये बिल्कुल ही आवश्यक है। ये बिल्कुल ही आवश्यक है इस वजह से क्योंकि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कुंडली में जो ग्रह होते हैं, नवग्रह हैं, ये आपके शरीर के अंदर तत्व के रूप में विराजमान होते हैं। तो अगर मंगल तत्व की अधिकता है, यानी कि अग्नि तत्व की अधिकता है, तो कौन सा क्षेत्र लेके जाएगा। अगर बुध तत्व की अधिकता है, पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो फिर कौन से क्षेत्र में जाना है। सूर्य तत्व की अधिकता है तो कहाँ जाना चाहिए। मेहनत जो आप कर रहे हैं इस भाग दौड़ वाले जीवन में, जहाँ आप एक तो सबसे पहले लेट होती हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे जाती हैं, और उसमें पता चला कि 35 वर्ष तक आप एक ऐसे क्षेत्र में अपनी ऊर्जा डालते रहे जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिला है और आपने अपनी जवानी लगभग वहाँ पे नष्ट की है। उस ऊर्जा को अगर आप सही जगह पे लगाएंगे, जिसका पता हमें हमारी कुंडली के अध्ययन से ही चलता है। आजकल लोग कुंडली को, जैसे जब से ये ऑनलाइन साइट वगैरह आ गई हैं, कुंडली पे बताने वाले लोग ऑनलाइन जो आ गए हैं, मतलब जो एप्लीकेशन के थ्रू जो जैसे चीज़ें हो गई हैं, इसमें जो प्रामाणिक ज्योतिष लोग हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। और कई बार हम अपनी कुंडली में सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, या तो जैसे होता है ना कि 200 रुपया दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर जानिए, 500 रुपया दीजिए, 2 मिनट बात करिए, 10 मिनट बात करिए। ये नहीं होना चाहिए। आप जब सब चीज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं, जब सब चीज़ अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, तो कुंडली अध्ययन भी उतना ही आवश्यक होता है। और ये बहुत मायने रखने वाली बात है कि आप अपनी कुंडली को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। कुंडली देखने से ना व्यक्ति अपने आप से ही मिल जाता है, और वही लोग अपने आप को नहीं जान पाते हैं, जो अपने आप को नहीं समझना चाहते हैं, वही कुंडली अध्ययन नहीं करवाते हैं। इस वजह से आप किसी को भी दिखाइए, पर निश्चित रूप से अपनी कुंडली को समय दीजिए और उसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शास्त्र है जो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सबको समाहित करके रखा हुआ है, क्योंकि इनके जो उत्तर मिलते हैं वो इन सभी दर्शनों से आते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। श्रावण माह में जन्म हुआ है जातिका का। आषाढ़ और श्रावण का प्रभाव जिसमें जन्मा व्यक्ति कम से कम वैमनस्व करने वाला नहीं होता, और उसका हृदय पटल बड़ा ही साफ होता है। वो चाहे अंदर से जैसा है पर बाहर से भी वैसा ही है। शुक्रवार को जन्मे हैं और शुक्र इस कुंडली के लिए एकादशवें के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में सूर्य के साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट हैं। लाभेश और रोगेश जब राहु से दृष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक महत्वाकांक्षा का बल बढ़ेगा, या व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित होना नहीं चाहेगा। उसके जीवन में छोटी मोटी विषम परिस्थितियां भी बनती रहेंगी। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो लोगों के पास जाता है और उनसे उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। जन्म होता है जातिका का कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, और जन्म हुआ है शाम को 6:10 पे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म उत्तम सर्वोत्तम परिणाम देता है, जबकि शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म शुभ परिणाम देता है। यहाँ पे सायं काल में व्यक्ति का जन्म हुआ है। सायंकाल में जन्म होने से यहाँ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी दिनचर्या के साथ साथ उसकी रेगुलरिटी को प्रभावित भी करेंगे नकारात्मक रूप से। इसका अर्थ होगा कि हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, और जो कोई भी काम करते हो, चाहे नौकरी के लिए कोशिश करते हो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश करते हो, आपके संबंध, आपके लोग जो आपके इष्ट मित्र हैं, इन लोगों से आपके संबंधों को बार बार परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर के किसी निर्णय में जाएं।
पुनर्वसु नक्षत्र में जातिका का जन्म हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र नक्षत्रों का राजा। पुष्य और पुनर्वसु ये बड़े बलवान नक्षत्र हैं और इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं पुनर्वसु में, उनको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ श्वेत आक के वृक्ष की जड़ अपने गले में रविवार को धारण करना चाहिए इसी मंत्र के साथ, ओम अदितये नमः। और साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को आवश्यक रूप से करनी चाहिए और गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगा रहता है और व्यक्ति के परिणाम उसके पक्ष में आते रहते हैं। वज्र योग में जन्मा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़ी सरलता से समाधान ढूंढ लेता है, या ये कह सकते हैं कि वो उसमें से निकल जाता है। शूद्र वर्ण और देवगण होगा, इसके कारण व्यक्ति में राजसिक और तामसिक प्रभाव होने के साथ साथ, मतलब शूद्र वर्ण के कारण तामसिक प्रभाव और देवगण के कारण व्यक्ति में सात्विकता है, उसके अंदर शुद्धता है, वैचारिक प्रगल्भता है, मजबूत है वो, और इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला नहीं है। मतलब सामान्यतया ये एक अच्छी बात होगी। शूद्र वर्ण के कारण व्यक्ति में तामसिक मारो काटो छीनो झपटो इस तरीके का भाव भी कई बार देखने को मिलता है। अब ये लक्ष्य के प्रति हो जाएगा और कई बार मित्र को शत्रु बनने या शत्रु को मित्र बनने के प्रति भी हो जाएगा। मतलब व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता है, जहाँ क्रोध है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, प्रवृत्ति मूलक जो विचार है वो प्रवृत्ति मूलक है, जिसमें व्यक्ति किसी भी वस्तु को त्यागना नहीं चाहता है, उसे पकड़ करके रखना चाहता है। और सिद्धांत दर्शन का ये कहता है आप खूब धन कमाइए, खूब धन कमाइए, पर उसमें लिप्सा न रखिए, और अगर हो सके तो जब आवश्यकता पड़े तो आप उसे त्यागने की क्षमता रखें और वापस पुनः उसी शून्य को प्राप्त करने की हैसियत रखें। क्योंकि आप अनंत तक की यात्रा करेंगे, पर अनंत तक की यात्रा आज तक किसी ने की नहीं है, वापस वो वहीं आकर के समाप्त हुआ है। तो ऐसा मतलब प्रवृत्ति मूलक ना होकर के, प्रवृत्ति मूलक ना होकर के निवृत्ति मूलक और उसके बाद निर्वृत्ति मूलक हो जाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह आपकी कुंडली का पंचांग था। और पंचांग लगभग मैंने 8 मिनट का बनाया है, 6 मिनट का बनाया है। और अब मैं यहीं पे आप लोगों को इस अगले सेशन में कुंडली में बैठे ग्रह, जिन नक्षत्रों में बैठे हैं, नवांश में बैठे और दशमांशा में बैठे ग्रहों से बस आपका सिंपल सा परिचय करा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। अब बात करते हैं कुंडली में बैठे ग्रह। तो सबसे पहले लग्न का मान 25 अंश 41 कला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है। मतलब जब आपका जन्म हो रहा था तब पूर्व दिशा में धनु राशि विद्यमान थी और वो 25 अंश तक बीत चुकी थी, है ना। 25 अंश 41 कला तक बीत चुकी थी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में होता है। द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। चतुर्थ स्थान के साथ साथ लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हैं और बैठे हैं पंचम भाव में। इस वजह से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठना ये बहुत उत्तम परिणाम देता है और जातक को बुद्धिमान और यशस्वी बनाता है। जातिका या जातक किसकी भी कुंडली में अगर लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति वैसे तो बुद्धिमान ही होता है। हालांकि पंचम भाव के अकेले गुरु व्यक्ति को एक तरीके की संतति पैदा करने वाला बना देते हैं, या कई बार अगर आपके इस गुरु के ऊपर आप जब विचार करेंगे तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और वो अकेले बैठे हैं। ऐसे गुरु जो जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठे हों तो आचार्य वैद्यनाथ ने इनके लिए लिखा कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु बैठे हों और उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो और वो अगर अपनी राशि के नहीं बैठे हैं तो वो कई बार विषम परिणाम देने वाले होते हैं। इसके कारण कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, संतान से संबंधित समस्या, परिणाम से संबंधित समस्या और मेहनत करने के बाद उच्च परिणाम प्राप्त नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि मेहनत करने के बाद उस तरीके का फल प्राप्त नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ ये सब आपको झेलना पड़ेगा। 14 अंश के बैठे हैं भरणी नक्षत्र में, मेष राशि में बैठे हैं और उसका अधिपति जो भरणी नक्षत्र के स्वामी है वो शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि एकादशवें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी वाली बात हो रही है, जहां व्यक्ति को एक तरीके की संतति पैदा होगी, या तो खाली पुत्र होंगे या तो खाली पुत्री होंगे। मैं बार बार भूल जाता हूं कि फोन साइलेंट कर दिया जाए, फोन जब भी आए तो। चलिए
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे पंचम भाव में इस तरीके की स्थिति बनती है। वहाँ गुरु 14 अंश के बैठे हैं, अवस्थागत बहुत बेहतरीन है, पर फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य में, और वैसे तो अगर हो सके तो शहद और हल्दी के साथ अदरक का सेवन करना चाहिए। और गुरु तत्व शरीर में कमजोर ना हो, इस वजह से हमें परोपकारी होना चाहिए, दान पुण्य पूजा पाठ, दूसरों की संतति से प्रेम, ब्राह्मणों का आदर, पीपल वृक्ष की परिक्रमा। छठवें भाव में केतु बैठे हैं, और यहाँ के केतु बैठे हैं वृष राशि में, जन्म कुंडली में 28 अंश 46 कला, वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। चंद्र कुंडली से भी मांगलिक बना रहे हैं और लग्न कुंडली से भी मांगलिक बना रहे हैं। अग्नि तत्व के ग्रह होकर के मिथुन राशि में बैठे हैं, ये अच्छी बात है, वायु तत्व की राशि है, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना चंद्र मंगल योग, इस वजह से पति जो होगा वो धनवान होगा और कामकाजी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे भी अगर आप बात देखते हैं तो यहाँ भी चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं, जो दाम्पत्य को बड़ा बेहतर और मजबूती देते हैं, पर फिर भी यहाँ पे मंगल प्रभाव रहेंगे। लेकिन इस मंगल के साथ शनि केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ जो मंगल दोष बन रहा था और जो निगेटिव अप्रोच कर रहा था, यहाँ शनि के केंद्र में बैठने के कारण उसमें मंगल दोष में प्रभाव उसके कमजोर हो जाएंगे। तो एक तरफ मंगल सप्तम में बैठे, ऊपर से उन पे जो है वो शनि केंद्र में बैठ गए, तो मंगल दोष सामान्यतया नेग्लेजिबल हो गया। पर अब एक यहाँ दूसरा सिद्धांत लागू हो जाएगा, और वो सिद्धांत ये लागू होगा कि जन्म कुंडली में मंगल और शनि की दृष्टि आपस में एक दूसरे को देख रही है। अब आचार्यों ने लिखा कि मंगल और शनि जब एक दूसरे से केंद्र में हों और जन्म कुंडली में या तो मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हों, आमने सामने हों, या एक दूसरे को देख लिए, तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे पड़ गई और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे पड़ गई। ये ठीक नहीं है, और इसके कारण ही व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य हो जाए, परिवार हो जाए, संतान हो जाए, नौकरी हो जाए, व्यापार हो जाए, जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटने लगते हैं जो व्यक्ति को उदाहरण बना देते हैं समाज में, या वो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में उदाहरण बन जाता है। जैसे उसके साथ कोई एक ऐसी घटना घट जाए जिसके लोग उदाहरण देने लगे समाज में, जैसे कोई ऐसी दुर्घटना ही हो जाए, कोई ऐसी घटना जैसे विवाह में ही हो जाए, कुछ ऐसा स्वास्थ्य में ही हो जाए जिसमें स्वास्थ्य में कई बार टूटने फूटने का खतरा हो जाए, एक्सीडेंटल योग बन जाए, या जब इनकी दशा एक्टिव हो तब कई बार दाम्पत्य में परेशानी हो जाए, दाम्पत्य टूटने का खतरा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। हालांकि यहाँ मंगल और शनि के केंद्र में होने के कारण इसका एक अच्छा लाभ ये भी होता है कि व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति को, पीछे वज्र योग मैंने बताया था, तो विषम से विषम परिस्थिति में व्यक्ति उसका सामना बहुत मजबूती से करता है और कभी भी थकता या हारता नहीं है। ये अच्छी बात है इस कुंडली की। लेकिन कमजोरी मैं समझता हूं कि इस कुंडली में जहां कहीं भी कोई कमजोरी होगी तो वो इन दोनों कुंडली के केंद्र में होने के कारण। ज्योतिष का एक सार्वभौम सामान्यतया बेहतरीन सिद्धांत है, वो भी यहां बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के केंद्र में अगर शनि मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं या पापक ग्रह बैठे हैं, तो आपको ये बात इत्मीनान रख लेनी चाहिए कि ये ग्रह तटस्थ होकर के परिणाम करते हैं, यानी कि इनके जो अशुभ फल हैं वो सामान्यतया कमजोर, और कमजोर हो जाने के कारण वो जातक के लिए कई बार अच्छे भी हो जाते हैं। मतलब अब उनकी जो एक परेशान करने वाली बात होती है वो कम हो जाती है। अब उनका जो पापक फल है वो 40% 30% तक कम हो जाएगा और वो तटस्थ होकर के परिणाम करने लगते हैं। क्लियर है? सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, मैंने पूर्व में बात कही थी, पेट से संबंधित समस्या होती है, बुखार वगैरह भी कई बार लगता है। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में 2 अंश के बैठे हैं और चंद्रमा 25 अंश के बैठे हैं, वहां चंद्र मंगल योग बन रहा है, और ये कई बार माता के स्वास्थ्य से चिंताएं भी देते हैं। मतलब जातिका के जन्म के बाद माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नीचे जाता रहता है, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पड़ोसियों के साथ संबंध और दिनचर्या और साथ ही साथ आपका कारोबार और दाम्पत्य लगभग ये ठीक ठाक है, पर जब कभी भी चंद्रमा मंगल और शनि एक साथ एक्टिव होंगे तो वापस ये गड़बड़ी भी पैदा करेंगे। इस वजह से हमें उस दशा काल में अपने आप को शांत रखना होगा। अष्टम भाव में सूर्य शुक्र व्यक्ति के कंसंट्रेशन में कंफ्यूजन देते हैं और कई बार व्यक्ति को पेट से और नेत्रों से संबंधित समस्या देते हैं। उसका व्यवहार एक जैसा नहीं रहता है, वो किसी एक व्यक्ति के प्रति एक जैसा, उसका जो है ना जो प्रोसेस है कि ये ऐसा है और ये व्यक्ति ऐसा है, वो बदल जाता है। कई बार वो किसी दूसरे को बहुत अच्छा मान लेता है, कई बार वो उसी व्यक्ति के लिए बुरे थॉट क्रिएट करता है। तो ये ऐसा इसलिए ही होता है, जो भी आपके विचार बदल रहे हैं, जो आपका मत बदल रहा है, वो इसी सूर्य और शुक्र के कारण बदल रहा है। तो जो विचारों में भिन्नता है, जो भेद हो रहा है, वो इसी सूर्य और शुक्र के कारण है। बाकी आपकी कुंडली में कर्क राशि के सूर्यदेव घर में सुखदायी माहौल बना करके रखते हैं, और कई बार
ये जब अपनी दशा काल में एक्टिव होंगे और उसी सूर्य में जब राहु एक्टिव हो या राहु में जब सूर्य एक्टिव हो तो परिवार में कलह का वातावरण भी बनेगा। और कई बार इसमें ऐसा भी होगा कि व्यक्ति बाहर से देखने पर बड़ा अच्छा महसूस होगा, पर जैसे जैसे राहु में सूर्य में कोई व्यक्ति आपको जानना चाहे तो आपके घर में अंतर कलह भी बढ़ जाते हैं। ऐसा न हो, इसकी भी कोशिश हमें राहु और शुक्र की महादशा अंतरदशा में करनी होगी। शुक्र वहां अष्टम भाव में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति लगभग यहाँ एक अच्छी स्थिति में आया है जहां उसकी आयु अच्छी है। नेत्रों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सब इस कुंडली के सामान्य रोग हो सकते हैं। नवम भाव में बुध बैठे हैं, सूर्य 12 अंश के बैठे हैं और शुक्र 7 अंश के बैठे हैं, जबकि बुध देव 6 अंश के बैठे हैं मघा नक्षत्र के सिंह राशि में, जहां के अधिपति अष्टम भाव में बैठ करके भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना दारिद्र दोष है और जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना विपरीत राजयोग बनाता है। इस हिसाब से शुक्र के कारण यानी कि पेट, पाचन तंत्र, नेत्र दृष्टि और कई बार हार्मोन या सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन में कई बार धोखाधड़ी भी हो सकती है, जैसे लालच हो जाए, कई बार आपको लोग ठग लें। तो राहु में शुक्र या शुक्र की दशा जब कभी भी चलेगी तो व्यक्ति दूसरों के द्वारा ठगी में उलझ जाता है या कई बार वो ठगा जाता है। बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, वहां पे आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि वो बुध गुरु से दृष्ट हैं और उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से आपकी कुंडली के अच्छे ग्रहों में से बुध को भी गिना जाएगा, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए बाधकेश होते हैं, लेकिन बाधकेश बनते हुए भी बाधा नहीं देंगे। तो बाधा कौन बनाएंगे? चंद्रमा और मंगल। जब कभी भी द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली बनती हो, यानी कि केंद्र में 3, 6, 9, 12 लिखा हो और यहाँ पे जो ग्रह बैठेगा वो बाधा कारक ग्रह हो जाएगा। और इस कुंडली के लिए चंद्रमा और मंगल बाधाओं के साथ अपनी दशा में परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। दशम स्थान में शनिदेव व्यक्ति को अनुशासित करते हैं और कई बार पिता के साथ संबंध और सामाजिकता को कमजोर करेंगे। अंश बल के आधार पर वो 18 अंश के हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से वहां और चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं तो नक्षत्र के स्वामी जो चंद्रमा कन्या जो शनि हस्त नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी पे चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है। चंद्रमा शनि और मंगल से प्रभावित हैं। इस वजह से मैं यही बात कहूंगा कि हमें अपने मन, बुद्धि, चित्त को शांत रखना है, बहुत जल्दी डिप्रेस नहीं होना है और बहुत जल्दी उदासीन नहीं होना है। क्लियर है? एकादशवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना दारिद्र दोष होता है, इस वजह से शुक्र की दशा में ठगी ना हो इसका ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य की कमजोरी ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। जबकि 12वें भाव में राहु बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, वहां के अधिपति सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। तो जब कभी भी शनि, राहु और मंगल की दशा चले तो व्यक्ति दूसरों के झगड़े में पड़ता है और कई बार कोर्ट केस कचहरी के मामले में अपने आप को पिसता हुआ पाता है। ये आपकी कुंडली के लग्न कुंडली के बैठे ग्रह हैं। नवांश पे दृष्टि डालिए तो यहाँ के 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। लग्न कुंडली के पंचम, नवम, केंद्र के स्वामी अगर लग्नेश बनते हो तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ के 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के यहाँ लग्नेश बन रहे हैं और लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं नीच के सूर्य के साथ। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य पे फोकस बढ़ाना ही होगा और हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे राहु बैठ गए, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं, इस वजह से धन धान्य के लिए कोई मुश्किल और मुसीबत नहीं होगी। यहाँ पे चंद्रमा और बुध व्यापारिक विचार देते हैं, तो कई बार जो पति मिलेगा वो धन को ज़्यादा पकड़ करके रखने वाला या व्यापारिक बुद्धि वाला, ऐसा उसका स्वभाव हो। या जैसे कि अगर आप नौकरी करें तो सामने वाला ये कहेगा कि मुझे नौकरी के बाद सारा पैसा मुझे दो, तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे हो, LIC बीमा पॉलिसी वो मेरे नाम पे हो, और आप सारा का सारा उन्हें देते जाएं। एक वक्त पे पता चला कि वो धनाढ्य बन गए और बीच में जाकर के उन्होंने आपको छोड़ दिया। ऐसा ना हो, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, संतुलन बन जाए, तभी विवाह में, और संपूर्णतः अच्छे तरीके से कुंडली मिली हो तभी विवाह में जाएं। व्यापारिक विचार वाले जो लोग होते हैं वो कई बार धन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उसमें मानवीय संबंध कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। शनि यहाँ बैठे हैं और ये चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इस वजह से कि चतुर्थ भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण बनता है और यहाँ पे आपको सुख पाने के लिए या अपने पारिवारिक सुख को प्राप्त करने के लिए कई बार मशक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दशम स्थान में गुरु बैठे हैं, ये एक अच्छी बात मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हैं। चंद्रमा और बुध लाभेश और भाग्येश का सप्तम भाव में बैठना आर्थिक मजबूती देता है,
लेकिन गुरु जो पंचमेश होकर के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो ये संततिवान भी बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं राहु के कारण गड़बड़ी भी होगी। वहां राहु मीन राशि में बैठे हैं तटस्थ होकर के, नक्षत्र रेवती का है जिसके स्वामी बुध जो है वो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, और एकादशवें भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी एकादशवें में। तो ये जो शुक्र और बुध का परिवर्तन हुआ है ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण ही देता है। तो दोनों व्यापारिक ही हों या दोनों एक ही क्षेत्र में काम करने वाले हों, विवाह करना हो तो मिथुन राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, और उसके साथ साथ कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों से विवाह हो और पश्चिम दिशा की तरफ विवाह हो। धन कमाने के लिए व्यक्ति जा सकता है पूरब दिशा की तरफ, विवाह पूरब पश्चिम दिशा की तरफ बताया, धन कमाने के लिए पूरब दिशा। मेष और सिंह राशि के जातकों से मैत्री अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली में केंद्र में स्थिर राशियों का निर्माण हुआ है, इस वजह से व्यक्ति धन कमाने वाले से विवाह होगा और वो स्थिर रूप से एक जगह पे स्थिर होकर के धन कमाएगा। यहाँ पे स्थिर राशि का निर्माण हुआ है, इस वजह से उसके अंदर दैवत्व के गुण भी विराजमान होंगे, पर फिर भी उनके साथ वो व्यापारिक नेचर प्रस्तुत करेगा अपनी बातों से। जबकि दशमांशा चक्र में यहाँ के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, लग्न में ही पंचम भाव के स्वामी होकर के गुरु बैठे हैं। गुरु यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण में। यहाँ गुरु कहाँ बैठे हैं? केंद्र में। और यहाँ कहाँ बैठे हैं? केंद्र में। तो जरा विचार करिए कि यहाँ भी त्रिकोण, यहाँ भी केंद्र, यहाँ भी केंद्र। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का फल अच्छा मिलेगा। और गुरु यहाँ 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, यहाँ 5 नंबर में जा रहे हैं। गुरु की दशा में यश मान पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह और स्वास्थ्य के साथ नौकरी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ लगभग आपको परिणाम दे जाएगी। यहाँ पे शनि बैठे हैं दशम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी होकर के, और शुक्र स्वग्रही। तो व्यक्ति जहां कहीं भी काम करेगा अच्छे पद पे ही काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति अपने काम को लेकर के काफी अनुशासित भी होगा और वो 100% व्यापारिक बुद्धि का है तो व्यापार भी कर सकता है। मतलब दशमांशा चक्र के आधार पर जो गुरु और चंद्रमा का संबंध और जो शुक्र के साथ बुध का संबंध बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी शुक्र और बुध का संबंध, मतलब बुध तुला राशि में, शुक्र स्वग्रही। तो ये स्थिति इस बात का निर्धारण कर रही है कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यापार की तरफ भी जा सकता है। मैनेजमेंट करना हो, MBA फाइनेंस करना हो, कंपनी सेक्रेटरी का काम करना हो, उसके साथ क्या बोलते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का काम हो। और हालांकि ये कुंडली कभी भी खाली नहीं बैठेगी। तृतीय भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, और लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं। इस वजह से ये कुंडली कभी भी ऐसे बेरोजगारी के दौर से नहीं गुजरेगी, या इस कुंडली को रोजगार स्वतः मिल जाएगा, इतना मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में जो गुरु और शुक्र के साथ शनि का बैठना है वो लगभग आपकी कुंडली के लिए अच्छा बन रहा है। आपका कारोबार में मन लगेगा, आप कारोबार में सफल भी होंगे, अच्छे पद पे जाएंगे, और लगभग आप अपने कारोबार में सफल होंगे अपने माता के आशीर्वाद के साथ। इतना ही नहीं, व्यक्ति दूर देश की यात्रा भी करता है। पढ़ाई पूरी करने के लिए जो नवम भाव में राहु बैठे हैं दशमांशा चक्र में, उसमें उसकी मदद भी मिलती है, और लगभग वो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण अपने क्षेत्र और समाज में एजुकेशन के मामले में, परिणाम के मामले में जाना जाता है, या उसके लिए वो समाज में परिचित होता है। तृतीय भाव में जो बुध और केतु बैठे हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित करने वाले योग बना रहे हैं। तो इतनी सारी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। चरित्र ठीक है, वाणी ठीक है, मेहनत भी बहुत अच्छी है, और कुंडली धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख भी प्राप्त करेगी। इसके साथ साथ इस कुंडली की नौकरी बहुत अच्छी है, पर रेगुलर होना पड़ेगा। व्यापार और नौकरी में से पहले नौकरी की तैयारी, उसके बाद व्यापार, कंसंट्रेशन पे फोकस करने की आवश्यकता, पूर्वजों के परंपराओं पे विश्वास, धर्मशास्त्र का अध्ययन, मंदिर दर्शन, नदियों की सुरक्षा, वृक्षारोपण में आप कर सकते हैं। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे हैं, अशोक और पीपल के वृक्ष का लगाना, जामुन के वृक्ष का लगाना। इसके साथ साथ आपकी कुंडली करियर और सामाजिकता में थोड़ी बहुत शनि की दशा में कमजोर प्रभावित करेगी अपने आप को कमजोरी से, लेकिन ये कुंडली लगभग प्राप्त कर जाएगी जितना आप चाहते हैं। शुक्र के लिए देवी मैया के मंदिर का दर्शन, लाल चुंदरी अर्पित करना चाहिए, और साथ ही साथ इलायची की माला भी देवी मैया को अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ साथ व्यय और बेवजह के लफड़े में जाने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। क्लियर है? सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको चरित्रवान बना रहे हैं।
चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको निरोगी बना रहे हैं। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको निर्णय लेने वाला बना रहे हैं। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धार्मिक और दानी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठे हैं भरणी नक्षत्र में, उसके आधार पर आपको अनुभवी और चीजों को समझने वाला संततिवान बना रहे हैं एक तरीके की। शुक्रदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुशासित बना रहे हैं। शनिदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको इमोशनल बना रहे हैं। राहुदेव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में भ्रम में ले जाना और कई बार छोटी मोटी परेशानियां ये देने वाले बन रहे हैं। जन्म कुंडली में केतु आपको पेट से संबंधित परेशानियों को देने वाले बन रहे हैं। नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि के अधिपति का 12वें भाव में जाना ये कई बार थोड़ी कमजोरी और शुक्र का 11वें भाव में नीच का होना, लेकिन परिवर्तन तो लगभग सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में शनि की दशा चल रही है। लाजवर्त धारण करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह आदि के लिए लाभ के योग में जाने से पहले कुंडली मिलान आवश्यक है। अब मैं इस विषय पे आपका ध्यान लेके आता हूं कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ कौन सा ग्रह विराजमान है और वो विभिन्न वर्ग चार्ट में कैसा परिणाम दे सकता है। तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ बैठे हैं शनिदेव, नहीं चंद्रमा बैठे हैं 25 अंश के। दूसरे नंबर पे बैठे हैं 18 अंश के शनिदेव, मतलब आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली के अष्टमेश हो गए, कोई खराबी नहीं है। आत्मकारक ग्रह हुए चंद्रमा और वो वर्गोत्तम है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह यानी कि जो सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में ग्रह विराजमान है, अगर वो बलवान है या वर्गोत्तम है, क्या कहा शास्त्र में, वर्गोत्तमो तत् स्वनवांशकास्तु, भाव से वर्गोत्तम हो रहे हैं चंद्रमा, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, क्या कहा शास्त्र में, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्तु शुभाशुभानि, सारे ग्रहों का बल चंद्रमा पे आश्रित होता है। इस वजह से आपकी कुंडली के चंद्रमा बलवान हो जाएंगे। पक्ष के बल से कमजोर होने के बावजूद चंद्रमा वर्गोत्तम होने से बलवान होंगे, आत्मकारक होने से वर्गोत्तम होने से बलवान होंगे, और वो आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह जनित दोष हो रहे हैं उनका समापन कर रहे हैं। और इस हिसाब से आपको देवी मैया और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी शास्त्र में बात ही है, कलौ देवो महेश्वरः, कली के देवता साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी पूजा करने से आपके चंद्रमा को बल मिलता रहेगा, नियमित अनुशासन का पालन करने से चंद्रमा को बल मिलता रहेगा, और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने से भी चंद्रमा को बल मिलेगा। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट आदि से अपने आप को दूर रखें, किसी दूसरे की प्रगति देख करके जले नहीं, मैदान एकदम सपाट रखें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत और दत्तचित्त होकर के बना करके रखने की आवश्यकता है। एक एक ग्रहों को समझते हैं। लग्न में सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कर्क राशि में, यहाँ तुला राशि में, यहाँ से उठ करके केंद्र में गए। सूर्य की दशा में भवन भूमि वाहन का सुख मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ भी बैठे हैं, यहीं पे, यहाँ भी मिथुन राशि में, यहाँ वृष राशि में। इस वजह से चंद्रमा की दशा में थोड़े से रखे हुए पैसे खर्च भी होंगे स्वास्थ्य के ऊपर। मंगल यहाँ बैठे हैं मिथुन राशि में, यहाँ मंगल तुला राशि में, यानी कि यहाँ से वो पंचम घर में गए, तो मंगल की दशा में मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य और कई बार यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी आदि का लाभ मिलेगा। बुध की दशा, बुध यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं वृष राशि में। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से वो दशम स्थान में जा रहे हैं। बुध की दशा में व्यक्ति को करियर, धन, लाभ और सामाजिकता में बल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में, यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह और नौकरी, ये सब गुरु की दशा में मिलेगा। शुक्रदेव बैठे हैं कर्क राशि में, यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में। शुक्र की दशा में व्यक्ति अनुभव सीखेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, मेहनत करेगा, थोड़े बहुत स्वास्थ्य में परेशानी भी महसूस करेगा, पर ये शुक्र की दशा में ये सब सारी चीजें होंगी। कुछ पैसे खर्च होंगे और कुछ सामाजिकता पे खर्च होंगे, कुछ सांसारिक सुखों पे खर्च होंगे। शनिदेव यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में, यहाँ बैठे हैं कहाँ जा करके बैठे हैं शनिदेव मिथुन राशि में। इस वजह से शनि की दशा में संपत्ति और चल अचल संपत्ति इकट्ठा होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शनि और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से बन रहा है। चतुर्थ स्थान पे शनि का संबंध है, लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं। इस वजह से भवन भूमि वाहन का सुख शनि की दशा में मिलेगा। लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे थे,
नवांश कुंडली के नवम भाव के स्वामी उच्च के थे। दशमांशा चक्र के नवम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठे थे, पंचम को देख रहे थे। कुल मिलाकर के 75% तक व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलेगा। लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं, कहाँ? नीच के बैठे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में कई बार पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, गैस्ट्रिक पेशेंट और लीवर में स्टोन हो जाए, और कई बार अपेंडिक्स वगैरह की समस्या भी कई बार परेशान करेगी। क्लियर है? मारक ग्रह के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। इस कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल योग कारक होते हैं। सूर्य अष्टम भाव में, मंगल सप्तम भाव में और गुरु पंचम भाव में। सूर्य यहाँ अष्टम भाव में बैठे, इस वजह से पिता ज़्यादा चिंता में रहते हैं। मंगल यहाँ व्यक्ति को जल्दबाजीपन में निर्णय लेने वाला बनाते हैं, और गुरु एक तरीके की संतति देने वाला बना रहे हैं। पर उसके अतिरिक्त द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, इस वजह से माता को रुग्णता दे रहे हैं। चतुर्थ स्थान के साथ साथ तृतीय भाव के साथ साथ धन भाव के स्वामी होकर के केतु से दृष्ट होने के कारण शनि और केतु की दशा और साथ ही साथ मंगल की दशा मारक सिद्ध होगी। 12वें भाव में राहु बैठे हैं, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति से 6वें 8वें के संबंध में है, इस वजह से गुरु में राहु का अंतर माता को कष्ट देगा। दशम स्थान के अधिपति बुध जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु से दृष्ट हैं, राहु से केंद्र में हैं, शनि और सूर्य के संपर्क में हैं। इस वजह से बुध में जब कभी भी शनि का अंतर चलेगा तो पिता को कष्ट हो सकता है। क्लियर है? पढ़ाना, बैंकिंग, फिनांस और साथ ही साथ कानून की पढ़ाई या बाजार को समझने की कला, और विवाह शादी का अवसर प्रस्तुत करना, विवाह शादी मैनेज करना, मैरिज हॉल बनाना, वेडिंग प्लानिंग का काम, सजावट का काम, इंटीरियर का काम भी इस कुंडली में बनता है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।